साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो आज के इस सेशन में हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा। हमारे बीच में चंडीगढ़ से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता बहन जी पधारे हैं। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं और आज के इस सेशन को चेयर करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सभी तालियों के साथ आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। और उसके साथ साथ आज के इस सेशन के की नोट स्पीकर हमारे ORC से ब्रह्मा कुमारी विधात्री बहन जी। विधाता और विधात्री कितना सुंदर नाम है। तो वो हमारे बीच पधारे हैं, जो आपको साइंस ऑफ मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो आज का जो टॉपिक है, और साथ में जो हमारे मेहमान हैं इनका तो स्वागत है ही है, लेकिन उससे पहले कि मैं मेहमानों का स्वागत पुष्प गुच्छों और बैजिज के साथ करूं, मैं आप सबका भी इस सेशन में स्वागत करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि बारिश की बूंदें और महकते फूल, आजकल बारिश हो रही है ना, और फूल भी आपको दिख रहे होंगे। बारिश की बूंदें और महकते फूल, आप सभी मेहमान हमारे स्वागत पुष्प करें कबूल। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे मंचासीन अतिथियों को और वक्ताओं को पुष्पगुच्छ देके सम्मानित करें। आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी को बैज पहनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी विधात्री बहन जी, आप ORC से आए हैं, आपका भी स्वागत किया जा रहा है पुष्पगुच्छों के साथ। मेरा स्वागत तो सवेरे भी हो गया है, दोबारा कर लेते हैं। बैज भी लगेगा। थैंक यू। तो आज का जो सेशन है, मैंने कहा इतना इम्पोर्टेंट है, साइंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी जिसे ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग कहा जाता है। राजयोग यानी उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन, उस परमात्मा के साथ हमारा एक प्यारा सा रिश्ता, उस भगवान के साथ हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन, उस भगवान को अपने दिल में बैठा देना और दिल ही दिल उससे बातें करना, ये मेडिटेशन है, यही योग है। लोगों ने तो योग के बड़े लंबे चौड़े मीनिंग बना दिए हैं, लेकिन जो योग असली गीता के भगवान ने सिखाया आके, वो गीत, वो योग, वो राजयोग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, वो योग आज हम सीखेंगे इन बहनों के द्वारा। एक एक स्पीकर हमारे बहुत ही अनुभवी हैं, जो आपको बहुत ही गहराई से मेडिटेशन की बातें बताएंगे, राजयोग की बातें बताएंगे। क्योंकि जो योग है वो परमात्मा के साथ प्यार करने का दूसरा नाम है। हम सब प्यार से सब जानते हैं ना, प्यार को, बहुत ही कीमती शब्द है प्यार। 2 अक्षर 2.5 अक्षर का शब्द प्यार है, लेकिन आज इस प्यार को हम भुला चुके हैं। अब उस प्यार को जिसके ऊपर धूल जम चुकी है, उस प्यार को दोबारा से अपने हृदय में पैदा करना, ना केवल अपने लिए प्यार, सारी मानवता के लिए प्यार, सारी प्रकृति के लिए प्यार, और सबसे ऊपर उस परमात्मा के लिए जब हमारा प्यार पैदा हो जाए, वही तो राजयोग है, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन बहन जी आपको बताएंगे कि साइंस है, कोई कहता है ये आर्ट्स है, लेकिन मैं कहता हूँ मेडिटेशन तो परमात्मा से प्यार है, परमात्मा से मोहब्बत का नाम मेडिटेशन है। जब हम परमात्मा से इश्क कर लेते हैं, मोहब्बत या स्नेह कर लेते हैं, तो वही राजयोग है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहते इश्क जहाँ में तब तक, इश्क जहाँ में तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो
खुदा से नहीं होता। और जो करते हैं इश्क खुदा से, जो करते हैं इश्क खुदा से, उनसे बढ़कर कोई आशिक नहीं होता। तो वही राजयोग सीखने के लिए मेरे साथ में हमारी बहन जी ORC से जो आए हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विद्यार्थी बहन, विधात्री बहन, उनका नाम थोड़ा लेने में 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो मैं करके आया था फिर भूल गया। विधाता से विधात्री, उस भगवान वो विधाता है और उसकी बेटी विधात्री है। तो ऐसी बहन हमारे बीच में आई है और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली प्रोफेशनल, इनका मैं बायोडाटा पढ़ रहा था। मैंने ORC में इनको देखा भी है, इनके साथ रहा भी हूँ जब बीच में वहाँ गया हूँ। आप एक इंजीनियर भी हैं, आप मेडलिस्ट भी हैं, बहुत सुंदर डांसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। और ब्रह्मा कुमारी से जब आप BTech कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में NIT सूरत गुजरात में, तो वहाँ पर 2008 में ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आए। शी इज़ NITians, उनके लिए तालियां हो जाए। एंड शी इज़ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन हर कॉलेज। और IBM इंडिया में आपने 3-4 साल जॉब किया और उसके बाद आपने महसूस किया कि ये जॉब किसके लिए, केवल पैसा कमाना लाइफ का उद्देश्य थोड़ी है। तो जब इन्हें अपने लाइफ का पर्पस समझ आया तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में मानवता की सेवा के लिए, लोगों को ये मेडिटेशन और अच्छा जीवन जीने की कला सिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आप वर्तमान में जो अपना ORC है ना गुड़गांव में, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, ऐसा ही कैंपस है अराउंड 30 एकड़ में फैला हुआ। तो वहाँ पर आप फैकल्टी मेंबर अपनी सेवाएं देती रहती हैं। और गुड़गांव में इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप ट्रेनर के रूप में लोगों को ये जीवन जीने की कला सिखाती हैं। दिल्ली में गवर्नमेंट की कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपके लेक्चर्स होते रहते हैं। तो मैं आपके लिए कहूँगा उससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें कि सुना है इनके मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे कुछ बातें सुनते हैं। तो वही बातें ज्ञान की, योग की, मेडिटेशन की, कैसे वो साइंस है, वो सुनाने के लिए आदरणीय बहन जी से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हम सबको वो सारी प्रेजेंटेशन हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय कविता दीदी जी एवं ओमकार भाई जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए जगह जगह से आए हुए हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भाई और बहनें, यूँ तो हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं मेडिटेशन और उसका कनेक्शन हमारी लाइफ के साथ, साइंस के साथ, लेकिन आज इस बात को थोड़ा सा साइंटिफिक और एक पहलू और स्पिरिचुअल, दोनों पहलू ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं। एक समय हुआ करता था जब हम या तो चीज़ों को साइंटिफिक कैटेगराइज करते थे या तो उनको स्पिरिचुअल, और सोचते थे ये साइंटिफिक है तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता और ये स्पिरिचुअल है तो इसको साइंस से हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन राजयोग एक ऐसा लिंक है, योग का मीनिंग ही है लिंक, कनेक्शन। तो ये ऐसा लिंक है जिसने इन दोनों बातों को आपस में जोड़ा है। जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं आज दिन तक, वो सभी रिसर्च कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ साइंस। क्यों? आप ताली बजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें अपने आप से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ती है,
स्पिरिचुअलिटी हमें सोल्यूशन से जोड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी का रिजल्ट है साइलेंस, और साइलेंस का रिजल्ट है साइंस। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, ये सेब नीचे ही क्यों आया? अगर अपने बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऑफिस की प्रॉब्लम्स में दिमाग रहता तो ये ख्याल आता कि ये नीचे ही क्यों आया? आर्किमिडीज जीवन और मौत के डिसीजन में जीवन को चुनने के लिए रिसर्च में लगा हुआ था, लेकिन जवाब नहीं आया। और फाइनली जब वो दिन आया, आज तो मरना ही है तो छोड़ो, थोड़ा आराम से नहा ही ले। और जैसे ही नहाने गया, बाथ टब में घुसा, यूरेका मोमेंट, आंसर आ गया। जब सोच रहा था आंसर तब नहीं आया, लेकिन जब साइलेंस में बैठा तो आंसर आ गया। मैडम क्यूरी अपने हस्बैंड के साथ में दिन रात रिसर्च में लगी थी, लेकिन आंसर नहीं आया। लेकिन जब बंद करके लैब को सोने गई और सोने में सपने में इक्वेशन कंप्लीट की, उठी, लैब में गई, वही चीज़ जो सपने में आई उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हो गई। तो जितने भी हम आज रिसर्च देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है गोइंग इनसाइड, गोइंग इन साइलेंस। और ये साइलेंस प्रोडक्ट है स्पिरिचुअलिटी का। सो साइलेंस इज द मदर ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज द मदर ऑफ साइलेंस, एंड हेंस proven that spirituality is the grandparent of science. So today we are going to understand that science of meditation. And why should we understand the science behind meditation? Why should we understand this? अब मेरे हाथ में ये माइक है, ये है, अगर मेरे हाथ से ये छूट जाए तो क्या होगा? इसको क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरा? हम सब बैठे हैं यहाँ जानकर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्किंग ऑन दिस प्लैनेट, इसलिए हमने इसका उत्तर दे दिया। अगर मैं इस लॉ को नहीं जानती हूँ, मैं साइंस को नहीं जानती, मैं इस लॉ को नहीं जानती, तो क्या मेरे इसको नीचे, मेरे से छूटने से ये नीचे नहीं आएगा? फिर भी आएगा ना। लॉ तो काम करना बंद नहीं करेगा, मैं उसे जानूँ या ना जानूँ। सो ये ऑस्ट्रिच मेंटालिटी तो नहीं चलेगी, क्योंकि मैं नहीं जानती तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जैसे हम फिज़िकल लॉज को समझते हैं, उसको ज़रूरी मानते हैं, ताकि उन लॉज के अनुसार हम अपना कर्म कर सकें, वी कैन अलाइन आवर वर्क विद दोज लॉज, तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि हमें उन लॉज के बारे में पता है, जब वो लॉ वर्क करता है हमें क्वेश्चन नहीं आता कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हम उस बात को जान चुके हैं। लेकिन रियल लाइफ में फिज़िकल लॉज, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, भले ही वो फिज़िकल वर्ल्ड है, लेकिन इस दुनिया के अंदर फिज़िकल चीज़ें बहुत कम रेशियो में हैं। अगर आप विजिबल लाइट को देखें तो आउट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कितना छोटा है। अगर आप ऑडिबल रेंज को देखें तो आउट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल रेंज हमारी कितनी छोटी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दे आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड आवर साइट, बियॉन्ड आवर ऑडिबल रेंज विच आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। सो फिजिकल चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर अपने फिजिकल ऑर्गन से, वो चीज़ें बहुत थोड़ी हैं। इसलिए हम उस दुनिया में रहते हैं जो फिजिकल होके भी बहुत कम मात्रा में फिजिकल है, और वो फिजिकल लॉज जो हम अप्लाई करते हैं वो भी बहुत थोड़े से ही उसी एरिया में अप्लाई होते हैं। लेकिन उन लॉज के अलावा बहुत सारे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। कई लोग सोचे ये एज नहीं है समझने की स्पिरिचुअलिटी, अभी टाइम नहीं है समझने का स्पिरिचुअलिटी, हम तो प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है समझने की स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को। लेकिन मैं समझूं या ना समझूं, लॉ तो अपना काम कर ही रहा है, और जब वो करता है और उसको हम नहीं जान पाते तो मन में प्रश्न आता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो इतनी मेहनत की थी, रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट कोई और क्यों लेके चला गया? हम तो बहुत कुछ करते हैं।
ये बीमारी क्यों आ गई, ये क्यों हो गया, दुनिया ऐसी क्यों होती जा रही है। ये सब बातें, ये सब प्रश्न, ये सब क्यूरियोसिटी मन में इसीलिए आती है क्योंकि हम उन स्पिरिचुअल लॉज को नहीं समझते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ कोटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन कि आपको अगर कोई गेम खेलना है तो आपको उसके लॉज पता होने चाहिए। कोई भी गेम आप खेलते हैं सबसे पहले उसके लॉज बताए जाते हैं। इंडोर आउटडोर कोई भी गेम, हम कहते हैं जीवन भी एक खेल है, तो खेल के लॉज तो पता हो। सो मेडिटेशन इज़ अ साइंस जो हमें उन लॉज के साथ जोड़ती है, हमें बताती है कि ये जो हो रहा है इसके पीछे का पर्पस क्या है, मेरे यहाँ रहने का पर्पस क्या है, मेरे आपसे आज ये बात करने का पर्पस क्या है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी अप्लाइज टू मेडिटेशन। इन फैक्ट मेडिटेशन इज द वास्टर डायमेंशन ऑफ दोज लॉज। हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना एनर्जी कभी क्रिएट होती है। आत्मा क्या है, आप सभी ने जाना होगा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आत्मा एनर्जी है, ना वो कभी क्रिएट हुई ना वो कभी डिस्ट्रॉय होती है। तो आज अगर वो यहाँ पे इस फिजिकल रूप से मैनिफेस्ट हो रही है तो इसके पहले वो क्या थी, इसके बाद वो क्या होने वाली है। ये वर्तमान केवल वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान रिजल्ट है मेरे पास्ट का और ये वर्तमान बीज है मेरे फ्यूचर का। थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। जो हम इस सृष्टि के अंदर देख रहे हैं कि जब से सृष्टि बनी है धीरे 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 ये सृष्टि अपने सर्वोच्च स्टेट से आज गिरते 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 इस स्टेट पे आप पहुंची है। और अगर उस क्लोज सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। सिंपल सी भाषा में कहें, पानी को आपने गर्म किया, हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंचाया, धीरे धीरे वो पानी जो है वो ठंडा ठंडा होता जाएगा। अब उसको दोबारा से उस हाई एनर्जी स्टेट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई। तो हम सब इस संसार में जब से आए हैं अपनी एनर्जी को खोते आए हैं। अगर इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना है तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिससे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके इस सिस्टम की एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं। शारीरिक रूप से भी हम वही करते हैं। आपने सुबह नाश्ता किया, एनर्जी घट गई दोपहर तक, तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी वापस फिजिकल लेवल पे रीगेन करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे जो काम हम शरीर के साथ करते हैं एनर्जी देने के लिए, उसको वही कार्य हम आत्मा के साथ करते हैं, परमात्मा से जोड़कर। जो इस संसार के अंदर चक्र में नहीं आते, उनके साथ जुड़ करके जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके साथ में जुड़ते हैं तो हमारी भी एनर्जी इंक्रीज होती है, पूरे विश्व की एनर्जी इंक्रीज होती है, जो कलयुग परिवर्तन होकर के सतयुग बन जाता है। यही हम सार रूप में कहते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑल दिस इज प्योर स्पिरिचुअलिटी, जिसको हमने फिजिकल डोमेन में जब एक्सप्लेन किया तो साइंस बोल दिया, लेकिन जब तक ये साइंस के रूप से नहीं बताई गई थी तब भी ये स्पिरिचुअल लेवल पे उतनी ही वर्क कर रही थी। अब हमने ग्रेविटेशन फोर्स की बात की, बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़। अब हम सबको पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, स्कूल में बच्चों को फॉर्मूला भी बता देते हैं, F = G m1m2/r2 - r1²। अब इस फॉर्मूले का अगर मुझे पता है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर मैंने ये इनपुट दिया, अगर वेरिएबल्स में मैंने ये सेटिंग किया तो मेरा फोर्स क्या आने वाला है। यू कैन प्ले विद द फॉर्मूला, इनपुट चेंज कीजिए और सी कि इस फॉर्मूले के अनुसार आउटपुट कैसे बदल रहा है। आपको ये भी पता है कि G कांस्टेंट है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आपको हर बार नया आउटपुट चाहिए तो आपको क्या इनपुट देना है, आप अपने इनपुट्स को चूज कर सकते हैं, इज़न्ट इट। मेडिटेशन भी यही है। अगर मुझे पता है कि मैंने ये ही किया
तो इस लॉ के अनुसार, इस स्पिरिचुअल लॉ के अनुसार ये रिजल्ट तो आना ही था, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने इनपुट ही ये दिया था, और अगर मुझे वो आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट क्या देना है ये भी मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं उस साइंस को जानती हूँ। मैंने ये सोचा था तो उसका प्रभाव दूसरे पर ये पड़ा, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरी हेल्थ पर ये पड़ा। अगर मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो मुझे ये सोचना है, अपने बारे में ये सोचना है। अगर मुझे दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं तो मुझे अपने शब्दों पर ऐसे ध्यान देना है, अपने मनसा पर ऐसे ध्यान देना है, आपसी व्यवहार में ऐसा करना है। ये चीज़ मुझे मेडिटेशन बताती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कांस्टेंट को छेड़ने से कुछ नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, ये कांस्टेंट है मेरे लिए, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मैं उसको बदलने के चक्कर में जाऊंगी तो मेरे वेरिएबल्स पे कौन ध्यान देगा। मुझे मेरे वेरिएबल्स को चेंज करना है। जो चीज़ कांस्टेंट है वो सदा ऐसे, आज से ये बात निश्चित करके जाइएगा, दूसरे को परिवर्तित करने की कोशिश हम ना करें, खुद परिवर्तन हो जाएं। खुद परिवर्तन हो जाएं तो दूसरे को इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है दूसरा बदले उसके पहले खुद हमको बदल के दिखाना है। तो मेरे हाथ में मेरे वेरिएबल्स हैं, उनको मैं बदलूं। सामने वाला क्या कर रहा है वो मेरे लिए कांस्टेंट है, वो फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। सो मेरे जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। दूसरी बात जो हमें मेडिटेशन बताती है कि हम सब एक चलते फिरते एनर्जी फील्ड के साथ चल रहे हैं। वो एनर्जी फील्ड क्या है? हमारे थॉट्स। आर थॉट्स आर क्वांटम, देयर एनर्जी फील्ड्स, एनर्जी विदाउट मास। आप सबसे अगर पूछा जाए आपके मन को डिफाइन करने के लिए एक शब्द बोलिए, आपका मन कैसा है? कैसा है? हाँ, चंचल। और मन कैसा है? हाँ, स्थिर है, शांत है। देखिए कितने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड के अंदर अगर आपने एक कंकड़ फेंका तो क्या होगा? पॉन्ड का वैसे स्वरूप क्या है? ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है? शांति, स्टिलनेस, कामनेस, क्लैरिटी। आप नीचे देख सकते हैं उसके, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है। और अगर आपने उसमें कंकड़ फेंक दिया तो क्या होगा? रिपल्स। और वो रिपल्स कितनी हुई, उसकी रिंग्स कितनी है, कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगी, ये कैसे डिसाइड करता है? कौन करता है? द शेप ऑफ द पेबल, the mass of the pebble, the force with which the pebble strikes the surface, the angle at which the pebble strikes the surface of water। तो इसका मतलब वो पेबल ने अपनी एनर्जी पानी को ट्रांसफ़र की और पानी ने उसको रिपल्स के रूप में चारों तरफ बिखेरा। रिपल्स क्या करते हैं? थोड़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं, देन फिर से शांत हो जाते हैं। अभी दूसरा पेबल आया तो क्या हुआ? दूसरे प्रकार के रिपल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी इस सेकंड पेबल के उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगी और फिर से शांत हो जाएंगे। अब ज़रा ये पेबल्स को फेंकने की स्पीड बढ़ा दीजिए। अब क्या हो रहा है? सुपर इम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं साइंस में, दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं और बड़ी वेव को जन्म दे सकती हैं या आपस में कैंसल करके छोटी भी बन सकती हैं। इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। अब यही काम हमारे मन में हो रहा है। हमारा मन भी एक्चुअली अपने मूल स्वरूप के अंदर शांत है, क्लैरिटी वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन के पेबल्स की बम्बार्डमेंट आज हो रही है उसके कारण से थॉट्स के एनर्जी वेव्स, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसके पहले कि पहले वाला थॉट शांत हो, उसको हम एग्जीक्यूट करके पूरा कर दें, उसके पहले दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो एक थॉट के ऊपर दूसरा थॉट सुपर इम्पोज होकर के यही समझ में नहीं आता कि ये विचार आया कहाँ से था और इसका मुझे करना क्या है। तो अब अगर आप अपने उस मन को देखेंगे जिसमें सारे थॉट सुपर इम्पोज हो चुके हैं, तब आप कहते हैं मन हलचल में है, तब आप कहते हैं मन चंचल है। अगर टेबल पे धूल जमी है
तो टेबल धूल की नहीं है, टेबल अभी भी लकड़ी की है, उस पर धूल की परत जमी है। अगर मन अभी हलचल में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मन हलचल स्वरूप है। मैंने अपने थॉट्स को चैनलाइज नहीं किया है, इसलिए वो हलचल में दिख रहा है। मन अभी भी मेरा शांति चाहता है, शांत स्वरूप है। सो आवर थॉट्स आर दोज एनर्जी वेव्स। अगर मुझे अपने मन को फिर से शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉन्ड को फिर से शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पेबल्स ना फेंकूं, तो मुझे भी अपने माइंड में क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा थॉट्स क्रिएट ना करूं। ये प्रमाणित है कि एक एवरेज व्यक्ति 1 मिनट के अंदर लगभग 30 से 35 थॉट्स क्रिएट करता है। थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो 40, डिप्रेशन में है तो अप टू 55, 60। अब आप खुद अपने आप से पूछिए, अगर आप एक एवरेज व्यक्ति में अपने आप को गिनते हैं और अगर 1 मिनट में आपने 30 थॉट जनरेट किए, उसमें से कितने एग्जीक्यूट किए? 1 मिनट में कितने थॉट्स एग्जीक्यूट कर लिए? तो वो सारे थॉट्स क्या हुए? किस कैटेगरी में गए? वेस्ट थॉट्स। तो मेडिटेशन ये नहीं कहता कि आप कुछ मत सोचो, मेडिटेशन ये कहता है सोचिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो सोचिए। जो ज़रूरी नहीं है उस पर कंट्रोल करना ये ज्ञान से हम कर सकते हैं। पहले तो मुझे पता हो वेस्ट है भी, हम वेस्ट में उसको काउंट तो करें। सो आई कैन फिल्टर माई थॉट्स। अपने थॉट्स को मैं शांत कर सकती हूँ, तो मन भी मेरा अपने मूल स्वरूप में आ पाएगा। और सेकेंडली, राइट, कि हमारे जो इम्पैक्ट है, जो हमने देखा कि पानी में रिपल्स की एनर्जी किस पे डिपेंडेंट थी? प्रॉपर्टी ऑफ द पेबल। सो ना केवल हम अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें, क्या इंफॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को भी हम चेक करें, क्योंकि वही पेबल जो एनर्जी ला रहा है वही पानी में जा रही है। तो मेरे मन में वही टाइप के थॉट्स जनरेट होंगे जिस टाइप की इंफॉर्मेशन मैंने ली है। कई बार हमारा काम भी नहीं होता, 2 लोग बात कर रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे क्या बात कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे कुछ नहीं, वो कल ऐसा हो गया था, हम उसमें और ऐड कर देंगे मिर्च मसाला, बस कल की बात बता रहे हो, मुझसे पूछो, मैं तो 10 साल से इनके साथ हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है वो हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे की साइंस क्या है, उससे मुझ पे और दूसरों पे क्या इम्पैक्ट है, कितनी एनर्जी मेरी लॉस हो रही है वो नेगेटिव एनर्जी की लेन देन करने में। तो अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट, वो जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी वाले ही जनरेट हो रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, आप मेट्रो में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और किसी को देख के ही आपको लगता है कि इनसे तो दूर ही बैठना अच्छा है। होता है, होता है। आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, बात नहीं की, कुछ उन्होंने आपका बिगाड़ा नहीं, लेकिन आपको उनको देख के ही महसूस होता है कि इनसे तो दूर ही रहें, ये मेरे पास आके ना बैठें। और अपने आप किसी जगह को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि थोड़ा इनके पास जाएं, इनसे बात करें। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे आसपास एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं, और दूसरा व्यक्ति, जिसको हम आम भाषा में ऑरा कहते हैं, इस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है, इसके वाइब्स बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं ना, दूसरा व्यक्ति भी जो सोच रहा है, जो थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उसके भी एक वाइब्स बन रहे हैं। जब आप दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, थॉट्स से जनरेटेड फील्ड्स जब आपस में क्लोज आते हैं, या तो वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, तो आप बोलते हैं इसके पास नहीं जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड कैंसल आउट हो रही है उसके पास जाने से, आप उससे दूर भागते हैं, इसको बोलते हैं कटते हैं आप उनसे। और जिसके साथ आपकी एनर्जी फील्ड अच्छी मैच हो रही है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आप बोलेंगे इसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमारी आपस में बहुत पटती है। सो हमारे थॉट्स का सिर्फ हम पे ही नहीं, हमारे थॉट्स का
दूसरों पर भी असर पड़ता है। इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। और अगर मुझे उस चीज़ को यूज़ करना है, आई मस्ट नो द साइंस बिहाइंड इट। और मेरे उस एनर्जी फील्ड को मैं कैसे चेंज करूं, वो है एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन से अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। और मेडिटेशन से हम, जब थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगी हमारी, तो आप अपने आप हमारी एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगी, अपने आप लोगों के साथ हमारा इंट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रकृति के साथ भी इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इन मोर देन वन वेज। हम जो खाना खाते हैं, लिटिल बिट ऑफ बायोलॉजी इनटू इट, हमारे बॉडी के अंदर एडीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और फ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो खाने की एनर्जी को यूज़ करके एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी और ये फ्री फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं और एटीपी देते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी एक्चुअली एनर्जी बस्टर्स हैं आपके बॉडी के अंदर। तो जिस समय आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल जिसमें 3 फॉस्फेट दिखाए हुए हैं, ये टूटता है, एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, डाइफॉस्फेट बच जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी से एक्चुअली हम कार्य करते हैं। तो हम जो कार्य करने में एनर्जी यूज़ करते हैं, वो एनर्जी एक्चुअली यहाँ से आती है शरीर के अंदर। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनर्जी भोजन से आपको मिली, जिसको यूज़ करके ये डाइफॉस्फेट और फ्री फॉस्फेट कंबाइन हुए, इस एनर्जी को आपके थॉट्स की एनर्जी इम्पैक्ट करती है। अगर आपके थॉट्स की एनर्जी नेगेटिव है, आप खाना बहुत सारा खा रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी आपके भोजन की जो एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर रही है, और इतनी एनर्जी ही नहीं मिल पा रही है जो ये डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट कंबाइन होकर ट्राइफॉस्फेट बने। ट्राइफॉस्फेट कम बन रहे हैं तो नेचुरली जब ये ब्रेक होंगे तो कम मात्रा में ब्रेक होंगे और आपको शारीरिक शक्ति कम मिलेगी। प्रैक्टिकली आपके थॉट्स की एनर्जी आपकी फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे हमारे सन्यासी थोड़ा खा करके इतना जिंदा रहते थे? क्योंकि उनके थॉट्स की एनर्जी इतनी हाई थी कि वो थोड़ा सा खाना खाते थे, लेकिन उनके थॉट्स की एनर्जी उस थोड़े से खाने की एनर्जी में ऐड होकर के उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी के एटीपी क्रिएट कर सकते थे। सो रॉ मटेरियल आपके बॉडी के अंदर है, लेकिन उसको कंबाइन होने का मौका हमारे थॉट्स दे रहे हैं। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो ना केवल आप अपनी माइंड को शांत कर रहे हैं, ना केवल आप उस परमात्मा से जुड़ के अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, ना केवल आप अपने एनर्जी फील्ड को चेंज करके दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी शारीरिक हेल्थ भी बना पा रहे हैं। आप शारीरिक भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे यहाँ पर कितना फटाफट सब काम एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। ऐसा महसूस होता है? आपके ऑफिस में ऐसा होता है? 10 बार चिल्लाने के बाद शायद होता होगा, शायद वो भी नहीं, लेकिन यहाँ सब काम कितना स्मूथली हो पा रहा है। क्यों? वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठने वाले, रात को 10 साढ़े 10 बजे सोने वाले इतना अथक सेवा कैसे कर पा रहे हैं? उसके पीछे का क्या कारण है? कोई सैलरी नहीं मिल रही, अपनी सेवा से कोई चेंज नहीं मिल रहा, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? मेडिटेशन से। प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कल्पतरु, जिसमें हम 40 लाख पेड़ पूरे भारत में, अभी तो भारत से भी बाहर विश्व में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस मानसिकता से हम वो पौधा लगा रहे हैं, वो मानसिकता उस पौधे को आगे बढ़ाती है। सो कटिंग द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, समय को देखते हुए आई विल जस्ट कम टू द लास्ट ऑफ इट, कि इसका तरीका फिर क्या है मेडिटेशन का। स्टेप 1,
आप पढ़ के बताइए सब, एक बारी स्टेप 1 पढ़िए, क्या है? रिलैक्सेशन एंड डिटैचमेंट। तो सबसे पहले तो किसी नई सोच को लाने के लिए हम सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, और अपनी जो माइंड में और बातें चल रही होती हैं पास्ट की, ये ऐसे क्यों बैठा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, इतनी सर्दी में बोलते हैं सर्दी इतनी क्यों हो रही है, गर्मी में बोलते हैं इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने ये क्यों नहीं किया, हर चीज़ से तो हमको प्रॉब्लम है। तो इन सभी वेस्ट थॉट्स से अपने आप को डिटैच करते हैं, यह है पहला कदम। सेकंड, कॉन्शियसनेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर वर्च्यूज। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं करते, पर कैसे याद करते हैं आजकल? हे भगवान, मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे शांति दो। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख दो। अब आप सभी ने रेडियो देखा हुआ होगा, रेडियो चलाया हुआ होगा, चलाया है? अगर आपको रेडियो पे 100 FM पर कोई गाना सुनना है तो आप क्या करते हैं? ट्यून करते हैं 100 FM पे। तो क्या आपके 100 FM पे ट्यून करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने 100 FM भेजना शुरू किया? नहीं, वो पहले से ही भेज रहा था, आपने ट्यून किया तो आप सुन पाए। अगर आप 50 पे ट्यून करेंगे और बोलेंगे 100 वाला गाना सुनाओ, सुन पाएंगे? 50 पे जो नॉइस चल रही है वही सुनाई देगी, फिर आप बोलेंगे वो भी नहीं सुनता। गलती किसकी थी? अगर मुझे परमात्मा से शांति का अनुभव करना है, लेट अस से शांति की फ्रीक्वेंसी इज 100, तो मुझे अपने आप को किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है? शांति पर, तभी शांति मिलेगी। अगर मैंने ये कह दिया मैं तो अशांत हूँ, मतलब 50 पर हूँ, फिर मैं कहूँ अब मुझे 100 वाला गाना सुनाओ, सुनाई देगा? फिर हम बोलेंगे भगवान भी नहीं सुनता। मैं दुखी हूँ 50, मुझे सुख दो 100, आएगा? इसलिए मेडिटेशन में हम अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं अशांत स्वरूप आत्मा नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एंड स्टेप 3, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। मैं शांति के पिता की संतान हूँ, मैं उससे मांगूँ क्यों? सब कुछ जो वो उसके पास है वो भेज ही रहा है। मैंने अपने आप को शांति पे ट्यून किया तो मैं शांति के सागर से कनेक्ट हुई, एंड देन वो शांति अपने आप रिसीव होती है, और फिर मैं एक्चुअली शांत स्वरूप बन के रह पाती हूँ। केवल उस समय के लिए नहीं, जब मैंने कहा कि मैं शांत स्वरूप हूँ तब तो मैंने ट्यून किया, लेकिन वो ट्यूनिंग मेरा एक्चुअली वास्तविक स्वरूप बन जाती है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। आप सब यहाँ आज आए हैं, टेक इट एज अ बिगनिंग टू अंडरस्टैंड दिस science of meditation, not the end to it, but I would like to end here. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी बहन विधात्री जी। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें मेडिटेशन के पीछे की साइंस समझाई कि कैसे उसके परमात्मा के साथ हमारी ट्यूनिंग करेक्ट फ्रिक्वेंसी पे होगी, तभी कुछ प्राप्ति होएगी। और लास्ट में आपने कहा कि उसके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। परमात्मा से जो बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें होनी चाहिए? वैसे तो दिल की बातें सभी अच्छी होती हैं, दिल से कही गई हों, लेकिन फिर भी अच्छी से अच्छी बातें हम उससे करें, उसे हम याद करें। आप सब परमात्मा को याद करते हैं? जो याद करते हैं हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन से दिन याद करते हैं? एवरीडे या संडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन? एवरीडे। जब प्रॉब्लम आती है तब याद करते हैं, या जब प्रॉब्लम का हल मिलता है तो याद करते हैं? हाँ, दोनों टाइम पे याद करते हैं। देखो कितने अच्छे हैं, अपने लिए ताली बजाओ कि आप एवरीडे उसे याद करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों उसे याद करते हैं हम? व्हाट इज द बेनिफिट टू रिमेंबर द गॉड? व्हाट इज द बेनिफिट टू मेडिटेट हिम? बेनिफिट क्या है? शांति मिलती है और खुशी मिलती है। वो तो और चीज़ों से भी मिल सकती है। मन का बोझ हल्का हो जाएगा,
उसको अपनी बात सुनाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट याद रखना, जिसको याद करेंगे उस जैसा बनेंगे। परमात्मा को याद करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी से हमारी फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। वो शांति का सागर, हम भी शांत स्वरूप, वो प्रेम का सागर, हमारे अंदर भी प्रेम आने लग जाएगा। तो कितना बढ़िया बात है। और परमात्मा से क्या मांगना है उसकी भी समझ चाहिए। श्री कृष्ण के पास दोनों गए थे, अर्जुन भी गया था और दुर्योधन भी गया था। एक ने भगवान मांगा और एक ने सेना, मतलब दुनिया की सुख सुविधाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो दोनों में से एक ही चीज़ मिलती है। एक छोटी सी एक लाइन में एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, कोई संतान नहीं थी, सोचा किसको प्रॉपर्टी दूँ, किसको वारिस बनाऊँ, बहुत पैसा है। उसने फैसला किया कि मैं जनता को दे देता हूँ सारा पैसा। अनाउंसमेंट हो गई, अगले दिन सारे आ जाओ, जो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा उसी की हो जाएगी। तो लोग टूट पड़े, दरवाज़ा खुला महल का। जिसको हीरे पसंद थे उसने हीरे को हाथ लगाया, हीरा उसका। जिसको सोना पसंद आया सोने को हाथ लगाया, सारे राजा का सोने के गहने उस आदमी के। किसी को घोड़े पसंद, किसी को गायें पसंद, जो पसंद था हाथ लगाओ वही उसका हो रहा था। अचानक एक छोटी सी लड़की सामने से आई। राजा बैठा हुआ था दरबार लगा के, वो ना इधर गई ना उधर गई, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सीधे राजा के पास आई और राजा को हाथ लगा दिया। अब बताओ, जिसने राजा को हाथ लगाया तो राजा ही उसी का, और राजा जिसका तो राजा की हर चीज़ उसी की। तो मेडिटेशन मतलब भगवान से हम इतने कनेक्टेड हो जाएं कि उसी को ही अपना बना लें। उसको अपना अगर हम रिश्ता उसके साथ जोड़ते हैं तो वही मेडिटेशन है। और वही सिखाने के लिए अब हमारे बीच, हमारे साथ जो आ रहे हैं हमारे सामने, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जो चंडीगढ़ से आए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जिनके होते हैं अलग अंदाज, वो नहीं होते हैं किसी परिचय के मोहताज। तो आपकी मधुर मुस्कान, मीठी वाणी, स्नेह में दृष्टि सबको उमंग उत्साह में भर देती है। आप हमें स्पिरिचुअलिटी ऑफ मेडिटेशन बताएंगे। साइंस तो आपने समझ ली कि उसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन उसका कैसे अभ्यास करना है और उसकी और क्या डेप्थ है, वो कविता दीदी जी हमें बताएंगे। आप इस संस्था से 84 से जुड़े हैं, जब आप LLB की पढ़ाई कर रहे थे, और उसके बाद आपने अपना जीवन 89 में चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज़ में समर्पित कर दिया। और यहाँ का जो ज्यूरिस्ट विंग है, आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का, उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं 1991 से। और ब्रह्मा कुमारीज़ के सेक्टर 43 चंडीगढ़ के जो ब्रांच है, आप उसके इंचार्ज भी हैं। आपने अनेक रैलियां जो संस्था की हुई हैं उनमें अपनी लीडरशिप प्रदान की है, जैसे सद्भावना युवा यात्रा 93, एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन 96, ड्रग डी एडिक्शन रैली 1997, ग्राम विकास यात्रा 2010। सारे भारत, नेपाल में अलग अलग स्थानों पे जाके आप राजयोग मेडिटेशन और जो भी हमारे मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं उनके आप एक्सपर्ट हैं, और जगह जगह जाके आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज के इस सेशन को आप 4 चांद लगाएं और हमारे भाई बहनों को जो मेडिटेशन है उसकी और गहराई बारीकी से समझाएं। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। आप अमृत वेले सुबह 4 बजे से बार बार हर सेशन में आए। ये अच्छी बात है कि आपको पहले से बता दिया गया था कि मात्र 2 ही दिन है, बस 13th और 14th 2 ही दिन है, क्लासेस करनी है, और आप सब कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो भी आ जाएंगे बीच बीच में, वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन ये अच्छा है। इसके लिए आप परमात्मा पिता का शुक्रिया करते रहते हैं कि इतना सुंदर माहौल, इतने बढ़िया परिसर में और सारी सुविधाओं सहित आपको यहाँ उसने बुलाया है, बिठाया है और बैटरी चार्ज भी कर रहे हैं, और ये खुद परमपिता परमात्मा कर रहे हैं।
लोग वैसे कहते रहते हैं कि भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। जब भी दीदियाँ कहती हैं कि आप चलिए माउंट आबू चलिए, तो कहते बस जी जिस दिन बुलावा आएगा चले जाएंगे। कई बार ऐसे आंसर मिलते हैं। कई 3 महीने पहले से टिकट की बुकिंग कराते हैं और लास्ट दिन कैंसिल हो जाती है। कई 2 दिन पहले बुकिंग कराते हैं और आ जाते हैं, तो इसको बुलावा कहते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ भगवान के मंदिर घर में जाने के लिए ही बुलावे का इंतज़ार होता है। कोई एफएक्स मॉल, एलांटे मॉल, इसमें जाने के लिए कोई बुलावा नहीं चाहिए। कभी नहीं कहते सिनेमा हॉल में, मॉल्स में जाने के लिए बुलावा आएगा तो जाएंगे, भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। उसके लिए तैयार ही रहते हैं, जब मर्जी चप्पल पहनी और चल पड़ते हैं। बहुत प्यारी बात हमारी बहुत प्यारी सी विधात्री बहन समझा रहे थे कि आप लॉ को जाने या ना जाने, लॉ आप पर इम्प्लीमेंट होता ही है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कि आप चंडीगढ़ जैसे शहर में आके कहें कि मैं तो छोटे शहर से आया हूँ, ये क्या होती हैं ट्रैफिक लाइट्स, बत्तियाँ, लाल हरी बत्ती मैं नहीं जानता, इसीलिए आप कुछ भी आप उल्लंघन करते चले, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। जो पेनल्टी, जो सज़ा होगी वो होगी ही, जो चालान होगा वो होगा ही। इसीलिए आपको लॉ को जानना ज़रूरी है, खुश रहने के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए कोई ये कहे कि हम तो इस धर्म के हैं, हम नहीं मानते कर्म सिद्धांत को, हमारे यहाँ रीबर्थ नहीं होता, होता है। आत्मा अपनी अगली यात्रा पर जाती है, लॉ वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, आप माने या ना माने। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे लॉटरी की टिकट दी और वो लॉटरी की टिकट दिखाकर बोले कि बहन जी आप अपने हाथ में लेके इसे थोड़ा आशीर्वाद दो। तो किस बात का आशीर्वाद? कहते कि निकल आए, लक्की ड्रॉ निकले मेरा। मैंने कहा कब से खरीद रहे हो? दिवाली से 11 दिन पहले की बात थी। कहते दिवाली पर निकलेगा और कुछ अच्छा सा बम्पर प्राइस निकल आए, और वो कैश में था। हमने कहा ठीक है, कितना उम्मीद रखते हो? 100 रुपये की टिकट से कम 1 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, कब से खरीद रहे हो? कहते चौथी बार खरीदी है, 3 बार पहले खरीद चुका। तो इससे पहले कभी लक्की ड्रॉ निकला? कहता नहीं बहन जी नहीं निकला। क्या करते थे? मैं लाता था, लक्ष्मी जी की फ़ोटो के नीचे रख देता था कि लक्ष्मी जी इस पर कृपा बरसाएंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बरसाई। 100 रुपये हर साल वेस्ट गए। तो इस बार मैं राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कर लिया है मैंने, और शायद कृपा अब बरसेगी। और इसीलिए आप अपने हाथ में लेकर इसको वाइब्रेशंस दीजिए, शब्द सीख लिए उन्होंने, वाइब्रेशंस दीजिए, सकाश दीजिए, शक्ति दीजिए, तो अब निकल आएगी। मैंने कहा भाई साहब ये वापस ले लीजिए, आपको इस बार भी लक्की ड्रॉ निकलने वाला नहीं है। कर्म सिद्धांत लागू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये मिलेंगे आपको, क्योंकि 4 बार आपने 400 रुपये खर्च किए हैं, तो जो गया है वही वापस आएगा। क्या आपको याद आता है कि इस जन्म में आपने 1000 लोगों को 100 रुपये बांटे थे? कहता नहीं बहन जी, मसा तो क्लर्की से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ। अच्छा क्या पिछले जन्म में बांटे हो? कहता नहीं, पिछले जन्म में तो नोट ही नहीं होते थे 1500 के, तो इसीलिए वो भी नहीं बांटे। तो जब आपने पिछले जन्म में भी नहीं बांटे, इस जन्म में भी नहीं बांटे, तो आपको कैसे मिलेंगे? अच्छा लकीली आपको 1 लाख रुपए 10 दिन बाद मिल गए। इसके बाद पता है क्या होगा? क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। आप अब हर हफ्ते लॉटरी की टिकट खरीदेंगे। अरे वाह, 100 रुपये में 1 लाख, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर आप हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, तब तक लॉटरी की टिकटें खरीदेंगे जब तक वो आपका 1 लाख 1000 लोगों को वापस नहीं चला जाता, क्योंकि उन्हीं से तो इकट्ठा होकर आया है। और आपको लगेगा चलो 100 रुपया ही जा रहा है ना, कोई बात नहीं। ये है कर्म सिद्धांत, सभी को पता है ना। और नहीं पता तो आपके बच्चे आपके घर में क्यों पैदा हुए हैं? कर्जा लेने के लिए वापस। आपने उनसे लिया हुआ था, आपने देने के लिए उनको बुलाया खुशी से, और आप बड़े प्यार से उनको प्यार कर कर के उन पर खर्च कर रहे हैं। और तब तक खर्च करेंगे जब तक उन्होंने आपसे लेना है। फिर पता लगा 27 साल की उम्र में वो विदेश चला गया, अब वो फ़ोन भी नहीं करता है।
क्योंकि कर्म हिसाब किताब पूरा हो गया। इसीलिए आप माने या ना माने, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा पिता का सही ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान, ये आध्यात्मिक फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, और ये स्पिरिचुअलिटी सब पर लागू है। ये कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। किसी के लिए भी नेगेटिव सोचने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। इसीलिए अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई अपनी नेगेटिविटी मुझ पर थोप ना सके। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी है। फिर आप सुबह या शाम को बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हम उसका अभ्यास करेंगे। एक बड़े दीदी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कहते गांव में आपने देखा होगा ना, वो गोबर के उपले, पाथियाँ बनाते हैं, तो वो दीवारों पर भी चिपका देते हैं। कौन सी दीवार पर? मिट्टी की लिपाई वाली उबड़ खाबड़ दीवार पर चिपका देते हैं। आप कभी गांव की यात्रा पर गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, बहुतों ने बनाई भी होंगी। कभी देखा कि बड़ी सुंदर चिकनी साफ वाइट वाइट टाइल्स लगी हुई दीवार पर किसी ने गोबर की उपले या पाथियाँ चिपकाई हो? नहीं, कभी नहीं। वो रुकेंगी नहीं। ऐसा अपना मन बना लें कि मेरे मन पर कोई अपना गोबर ना डाल सके, क्योंकि मुझे अपने मन को इतना सुंदर, साफ, चिकना, चमकीला, वाइट बनाकर रखना है, उजला बनाकर रखना है कि कोई अपनी गंदगी उस पर चिपका ना सके। से नो, नेगेटिविटी के लिए नहीं। प्यार से मुस्कुरा कर वहाँ से हट जाएं। अगर नहीं हट सकते तो अपना ऑरा पावरफुल बना लें जिसमें वो प्रवेश ही ना कर सकें, और ये मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। तो उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। इसके लिए जरा सी मेहनत करनी है कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके दूसरों का भी हम कल्याण कर सकें। बहुत अच्छा पेबल का एग्जाम्पल दे रहे थे, हम उसी तरह से अभ्यास करेंगे। अपने आप को विस्तार से निकाल कर नज़दीक लेकर आएंगे। एक बार 30 सेकंड्स के लिए आप सभी खड़े होंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे। इस सुंदर संध्या में उसने आपको अपनी गोदी में बिठाया है आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए। सामने बाबा की आंखों को देखते हुए थैंक्स बोलेंगे। बैठ जाएंगे। एक छोटा सा अभ्यास, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेंगे। यहाँ से दूर चले जाएंगे। आप इस हॉल में नहीं हैं और अकेले हैं। सुंदर साफ पानी की झील के किनारे पर 2 स्टेप्स उतरते हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर, उसके बहुत नज़दीक हैं आप। एक छोटा सा कंकर उठाते हैं, पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही वह पेबल पानी में फेंकते हैं, गोल गोल दायरे में लहरें उठती हैं। रिपल्स इन द वाटर। Watch them with good concentration. ध्यान से देखें। धीरे धीरे लहरें शांत हो जाती हैं। पानी स्थिर हो जाता है। आपका मन भी स्थिर, स्टेबल होता जा रहा है। बी मोर कॉन्सेंट्रेट। पानी में देखते हैं
आसपास के पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और एकाग्र हो जाएं। इस साफ पानी में आप अपना चेहरा देखते हैं। See your face in this clear water. आपको पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन दिखाई देना बंद हो जाता है और नज़दीक आ जाएं। जब आप अपना चेहरा देखते हैं पानी में तो आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है। बी मोर कॉन्सेंट्रेट। पानी के बॉटम में एक चमकती हुई ऑब्जेक्ट रखी है। जब आप उस चमकती हुई चीज़ को देखते हैं तो आपको अपना फेस भी दिखाई देना बंद हो जाता है। और एकाग्र हो जाएं। ध्यान से देखें, वह चमकती हुई चीज़ एक शाइनिंग डायमंड है। धीरे धीरे ऊपर आता है और ऊपर आता है। आपके चेहरे पर मस्तक में स्थित हो जाता है। Now see your face, shining diamond studded in the middle of your forehead. Now feel it. I am shining diamond. I am shining soul. मस्तक में चमकती आत्मा का प्रकाश आपके चेहरे पर फैल रहा है। सारे शरीर में वाइट करंट के रूप में फैल रहा है। जहाँ आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ लाइट का घेरा बन गया है। आप लाइट के घेरे में शांत और पवित्रता महसूस कर रहे हैं। Say yourself, nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. I am stable personality. मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। अब सभी एक साथ प्यार से उच्चारण करेंगे। शांति शांति
शांति। थैंक यू वेरी मच। ये अभ्यास दिन में कई बार आप कर सकते हैं। सिर्फ अपने पास बैठने की आदत डालनी है और ये बहुत इजी है दिन में कई बार करने के लिए। सुबह सुबह करें तो और भी अच्छा है। आपका यहाँ आना शुभ हो और आज के बाद आपका हर दिन बहुत मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी। बहुत ही सुंदर राजयोग का अभ्यास हमने किया और कर्म सिद्धांत को भी बड़े ही मनोरंजक तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे कोई भी सिद्धांत हो, कोई माने या ना माने, लेकिन लागू तो होता है। तो क्यों ना फिर उसको मान ही लें और उसके अनुसार चलें और अपने मन को साफ सुंदर चमकीला बनाएं ताकि कोई गंदगी उसके पास भी ना आ सके। तो ये सब बातें आज हमने अपनी वक्ताओं के द्वारा सुनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएं तो पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए जाएं। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक स्टूडेंट की तरह सवेरे से शाम तक पूरे के पूरे सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी ये लर्निंग हैबिट है जो इस एज में भी कायम है। कई तो बहुत एज वाले भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, लेकिन आप लोग लर्निंग वाले हैं क्योंकि इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंस के आदमी हैं। बड़ी मेहनत करके लाइफ में संघर्ष आप सब ने किया है। तो एक बार खूब अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाइए कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं। कहते स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो वो आपने मेंटेन किया है। और ब्रह्मा कुमारीज तो है ही यूनिवर्सिटी, यहाँ तो सारे के सारे स्टूडेंट हैं। हर एक देखो, मैंने भी कॉपी लाया हूँ। हर कोई कॉपी रखता है, लिखता है अच्छी बातें। पहले कॉपी में लिखते हैं, फिर मन में लिखते हैं, फिर मन में पक्का करते हैं, फिर बार बार उनको जब याद करते हैं तभी तो लाइफ में आएंगी। तो वो सब हम यहाँ स्टूडेंट हैं और आप भी वो स्टूडेंट वाली जो आपकी नेचर है वो आप यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद। और इसके तुरंत बाद अभी हमारा कौन सा सेशन होगा? वैलिडिक्टरी क्लोजिंग सेशन। तो उसके वक्ता मुझे लगता पीछे बैठे हुए हैं, जैसे ही हम उठेंगे वो आ जाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है। तो जो भी अब 1 घंटा ये प्रोग्राम चलेगा तो आपने उसको अच्छी तरह से अटेंड करना है और सुनना है, सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।